बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन का आपने एसआई यूनिट बताना है। वैसे तो हम उसका यूनिट टेस्ला होता है, लेकिन ये टेस्ला किसके इक्वल होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए पहली बात आपने याद रखनी है इसका फार्मूला। देखें, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहां से थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होगा, इसको हम यूनिट में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा टर्म्स को हम बेसिकली यहां से बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। बी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आई इंटू एल। यहाँ एफ से मुराद है फोर्स, आई से मुराद है करंट और एल से मुराद है लेंथ। तो हमें मालूम है कि जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, जबकि इसका जो यूनिट है वो करंट का एम्पेयर होता है, और जबकि लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये वाला जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, आपको सेकेंड ईयर की फिजिक्स के ना तकरीबन सारे यूनिट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें कन्वर्जन बहुत ज्यादा होती है एक यूनिट से दूसरा यूनिट। जैसे देखें, ये है ऐसा यूनिट तो हमारा ये है, लेकिन हम इसको बार बार नहीं लिखते, हम इसकी जगह पर टेस्ला लिखते हैं। तो बाद में सिंपल ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, फिर ये ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूनिट बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। एक साथ ये वाली बात भी याद रखनी है कि जो 1 टेस्ला होता है वो 10 पर 4 गॉस के इक्वल होता है। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है, तभी मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड स्टेशनरी इन अ रीजन वेयर द ई एंड बी, ई से मुराद है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, द चार्ज विल एक्सपीरियंस डैश फोर्स। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ मौजूद है, उसके अंदर एक चार्ज रेस्ट पर मौजूद है। आपने बताना है कि इस वक्त इस चार्ज के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है या फिर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो देखें, पहले तो मैं आपको ये सिचुएशन बता दूं कि सिचुएशन है किस तरह से। आपके पास ये दोनों तरह की अगर फील्ड मौजूद है ना, तो यहां पर मैं बना देता हूं पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम बनाएं तो स्टैटिक चार्जेस की वजह से बनने वाला फील्ड क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए मौजूद है। इसके साथ मैं इनटू द पेज कुछ फील्ड भी बना देता हूं, और ये कौन सा होगा जी, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो सिचुएशन मैंने अभी आपके सामने बना दी कि इस तरह से है। ओके, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर एक चार्ज है जो कि रेस्ट पर है। यहां पर एक चार्ज है, चार्ज क्यू, और रेस्ट पर है। अच्छा, रेस्ट पर होगा तो पहले तो मुझे बताएं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। रेस्ट पर होगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी उसकी 0 होगी। ठीक है, अब अपने लॉरेंट्ज फोर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जो कि किसके इक्वल होता है। देखिए जी, लॉरेंट्ज फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स मैग्नेटिक, दोनों के सम के इक्वल होते हैं। अब हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो क्यू ई के इक्वल होती है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, वो होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी के इक्वल होती है। ये वाली सिचुएशन होती है। अब अगर आप देखें इसमें से तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और दोनों फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन इस सिचुएशन में देखें वो क्या कह रहे हैं कि चार्ज रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर होने की वजह से वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो इसका मतलब होगा कि ये वाला जो फैक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, 0, यानी मैग्नेटिक फोर्स वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। जब चार्ज रेस्ट पर होगा इन दोनों में से मैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर नहीं लग रही। ठीक है, तो पीछे कौन सी फोर्स रह जाएगी, पीछे फोर्स क्यू ई, जो कि किसके इक्वल आती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है कि अगर दोनों फील्ड मौजूद है और चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक होगी। तो इस हिसाब से जो बीटा है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। हाँ, अगर ये मूव कर रहा होता तो जाहिर सी बात है फिर उसके ऊपर दोनों फोर्सेज लग रही होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड द टर्म एन हैज ए यूनिट। यहां पर ये एन एक अलग से टर्म है, इसका यूनिट क्या होगा। देखिए जी, एन आपको मालूम है क्या चीज होती है, ये होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एन नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता ना, तादाद का यूनिट नहीं होता, तो इसका मतलब ऊपर तो कोई यूनिट नहीं होगा। मैं इसको सिंपल क्या कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ। नीचे क्या है, लेंथ है, आप इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करें, ऐसे लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यानी ये क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स। तो ये पहला ऑप्शन है इसका। ठीक है, ठीक है जी, इसको अब आपने गलत नहीं करना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय। अब कहते हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपको गैल्वेनोमीटर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से ये एमसीक्यूज बनाया गया है। आपने वहां पर पढ़ा हुआ कि जो करंट है ये इक्वल होता है C डिवाइडेड बाय BAN इंटू थीटा। तो यहां से आपको एक रिलेशन पता चलता है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर जो करंट है ये इस पूरे फैक्टर के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो थीटा भी बढ़ेगा, या इस तरह से कह लें अगर आप थीटा बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ जाएगा, या फिर इस फैक्टर को बढ़ा देंगे तो तब भी करंट बढ़ जाएगा। आपने क्या करना है, इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, वो बता रहे हैं कि आपने इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है जी, अगर बच्चों आप इसकी डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो करंट होगा ये भी इंक्रीज नहीं कर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर आप इस करंट को इंक्रीज, आप करंट को कांस्टेंट रखना है, आपने करंट को कांस्टेंट रख के जस्ट इसकी डिफ्लेक्शन को बढ़ाना है, तो फिर कोई तो फैक्टर ऐसा होगा जो कि कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इक्वलिटी को भी तो बरकरार रखना है ना, इक्वलिटी भी तो खराब नहीं करनी। तो देखिए आप यहां से समझिएगा, अगर आप थीटा को इंक्रीज करेंगे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने करना है, तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि करंट रिटेन रहे, इंक्रीज ना हो, तो फिर जिस हिसाब से आप थीटा को बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपको ये वाला फैक्टर C डिवाइडेड बाय BAN वाला फैक्टर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जितना आप थीटा को बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से इस फैक्टर को कम होना पड़ेगा, तभी आपका ये करंट कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, तो अगर आप सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये जो फैक्टर है C डिवाइडेड बाय BAN वाला होता है इसको डिक्रीज करना पड़ता है। अगर मैं कहूं मैं सेंसिटिविटी को कम करना चाहता हूं, कम करने का मतलब है मैं डिफ्लेक्शन को कम करूंगा, अगर ये फैक्टर कम होगा तो करंट भी तो कम हो जाएगा, जितना ये कम होगा फिर हम इतना बढ़ाना पड़ेगा, इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों हिसाब से आपने इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन ये है जी, एन इलेक्ट्रॉन is moving in a circle of the radius r in uniform magnetic field if the field is reduced 2 times then radius is। देखिए ये आपका E by M रेशियो वाला जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है उसके रेलेवेंट है। इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि जो BEV होता है वो MV स्क्वायर डिवाइडेड बाय R के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने रिलेशन बनाया था। तो यहां से अगर आप गौर करें तो इस B और R के दरमियान में रिलेशन कौन सा बन रहा है, B और R के दरमियान में बनने वाला रिलेशन है जी इनवर्स। तो आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस 2 टाइम, किसको भाई आप 2 टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, फील्ड को। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको 2 टाइम रिड्यूस करेंगे तो ये 2 टाइम इंक्रीज नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन तो है। तो ये आप रिड्यूस कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो जाएगा। कितना रिड्यूस कर रहे हैं, आप इसको 2 टाइम रिड्यूस कर रहे हैं तो ये 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 2 टाइम इंक्रीज करने वाला फैक्टर ये है। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।